देखो, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा को डिस्कस किया। किंगडम मोनेरा को, इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके कल हमने डिस्कस किए थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जहां पे आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले सारे बैक्टीरिया को याद किया था। मैंने आपको याद कराया था ABCK फॉर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसमें आपने एजेटोबैक्टर को, क्लोस्ट्रीडियम को, क्लैप्सीडिया और बीजेरिंकिया को याद किया था। और जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उसके लिए आपने FRX याद किया था, यानी फ्रैंकिया, राइजोबियम एंड ज़ैंथोमोनास को याद किया था। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया में हमने बैसिलस वर्गेरिस और बैसिलस रामोसस को याद किया था। और रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, वो स्यूडोमोनास प्यूटिडा से पूछा गया था, जिसमें पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कौन सा माइक्रोब यूज करते हैं। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नीट में पूछा गया था, तो याद रखना है सभी आपको। और इसमें मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कर्ड्स, ठीक, योगर्ट, ये सारे, इसके लिए आपको दो बैक्टीरिया मैंने याद कराया, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखोगे आज के टाइम पे, तो माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसमें आपने बेसिट्रेसिन को याद किया था, जिसमें बैसिलस लाइकेनोफॉर्मिस, और सब्टाइलिन के लिए बैसिलस सब्टाइलस हैं। देयर आर सेवरल एंटीबायोटिक्स इन द मार्केट एंड दे आर वेरी यूजफुल इन मेडिकल साइंसेस। पहले जब हमने पेनिसिलियम की बात करी थी, तो पेनिसिलियम नोटेटम जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था, लेकिन आज के टाइम पर हजारों की संख्या में जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये डेवलप हो चुके हैं। एंड एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन ये बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। बैक्टीरिया अपने इम्यून सिस्टम मान सकते हैं उनका, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। फिर इसमें हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, इसमें आपको करिंग ऑफ लीव्स के लिए याद कराया था। टोबैको के लिए मैंने आपको बैसिलस मेगाथीरियम, और टी लीव्स के लिए माइक्रोकोकस कैंडिडेंस याद कराया था। क्लियर है? ये सारा याद हो गया होगा, आई होप। एंड हार्मफुल एक्टिविटीज जो आप डिजीजेस के लिए पढ़ते हो, जैसे कॉलरा में विब्रियो कॉलरी है, ठीक, टेटनस के लिए क्लॉस्ट्रीडियम आपने याद किया था। और यहाँ सिट्रस कैंकर प्लांट में जो डिसऑर्डर है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ये सारे माइक्रोब्स आपने याद किए हैं। अब बेसिकली हमें डिटेल में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को पढ़ना है। आर्की बैक्टीरिया, आपको मैंने पहले भी बोला कि ये क्या है, सबसे प्रिमिटिव है, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्की बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया, कार्ल वूज साहब ने किंगडम मोनेरा को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम मोस्ट एंशियंट कहते हैं, मोस्ट एंशियंट, सबसे प्राचीन है ये। एंड इनको हम, जो क्वेश्चन एक पूछा गया था, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल से, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ठीक, तो उसमें हमने आर्की बैक्टीरिया को टिक करना था। एंड यहाँ पे इनकी सेल वॉल यूनिक है, ठीक। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का जो बेसिक डिफरेंसेस स्टार्ट होगा, वो इनके सेल वॉल से होगा। जब हम इनकी सेल वॉल देखेंगे, तो यहाँ पे इट लैक्स मुरामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन ये नहीं होगा इनके अंदर। और इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लिपिड्स जो होंगे, लिपिड्स कंटेन lipids contain phytenyl
साइड चेन एंड कहते हैं द ब्रांच्ड chain lipids, the branched chain lipids decreases the fluidity of membrane and increases the tolerance to extreme heat and acidic environment। अगर पूरे किंगडम में देखो, जितने भी पूरे लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने वाले जो प्राणी हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, वो आर्की बैक्टीरिया हैं, जो मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में भी सरवाइव कर पाते हैं। और इसमें आपने देखा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो ब्रांच चेन लिपिड्स है, इट डिक्रीजेस द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन और it also increases the tolerance of the organisms against heat and acidic environment। तो बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो यहाँ डिस्कस करनी है कि बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया में बेसिकली क्या होगा, इंट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इनके डीएनए में और ये इनका एक एडवांस फीचर है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपके यहाँ पूछा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर मतलब सबसे एडवांस बात क्या है। तो एडवांस ये है कि यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स आर present in DNA and ribosomal proteins are usually acidic in nature। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखना, पूछा गया है। अब इनके कैटेगराइजेशन की बात करते हैं कि किस बेसिस पे हम इनका कैटेगराइजेशन किए हैं। तो बेसिकली ये किस हैबिटेट में प्रेजेंट है, इनके बेसिस पे इनको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। मिथानोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। तो मिथानोजेंस आपको पता है मार्सी हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये देखो इनकी कैटेगराइजेशन कि आर्की बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है मेनली तीन कैटेगरी के अंदर। मिथानोजेंस ये इंपॉर्टेंट है। मिथानोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक, थर्मोएसिडोफाइल्स। अब देखो मिथानोजेंस मेनली कहां पर प्रेजेंट होंगे, तो ये प्रेजेंट होंगे मार्सी हैबिटेट के अंदर और ये कैपेबल हैं कन्वर्टिंग CO2 फॉर्मिक एसिड एंड मीथेनॉल इनटू मीथेन। जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, गोबर गैस जो प्लांट लगता है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये मिथानोजेंस हैं जो मीथेन में कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉर्मिक एसिड को और मीथेनॉल को। क्लियर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि ये जो हैं मिथानोजेंस के अंदर क्या है, दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
formic acid and methanol into मीथेन गैस, मीथेन गैस। क्लियर। अब यहां पे जब आप देखोगे तो मिथेनोजेंस से दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बात क्या है, पहले हम मिथेनोजेंस को डिस्कस कर लेते हैं पूरा। देखो, मिथेनोजेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कीमो ऑटोट्रॉफिक हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक हैं, और ये स्ट्रिक्टली एनएरोबिक हैं, यानी ये हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स, ऑब्लिगेट एनएरोब्स। क्लियर। मार्सी एरिया में प्रेजेंट हैं और कैपेबल हैं CO2, फॉर्मिक एसिड और मीथेनॉल को मीथेन गैस में कन्वर्ट करने के लिए। एंड mainly found in ruminant animals like गाय भैंस, like cow and buffalo। ठीक। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बहुत पहले से पूछा जा रहा है कि दे प्ले an important role, they play an important role in बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन। इनका बायोगैस प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पर जब हम इनके एग्जाम्पल को देखेंगे तो मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस। क्लियर। तो हमने क्या याद किया बेटा, हमने याद किया मिथेनोजेंस को, जो बेसिकली मार्सी हैबिटेट्स में प्रेजेंट हैं एंड कैपेबल हैं कन्वर्टिंग द CO2, फॉर्मिक एसिड and methanol into methane gas, and mainly found in ruminants animals like cow and buffalo, and they play an important role in formation of biogas, और biogas production में important role play करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक नेचर के हैं एंड ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं। मतलब ये कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं करेंगे, ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, यानी स्ट्रिक्टली एनारोब्स हैं। बात समझ में आ गई। तो ये पूरी कहानी थी मिथेनोजेंस से रिलेटेड, जिसमें मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हैलोफाइल्स को, जो बेसिकली फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हैलोफाइल्स को, जो हैलोफाइल्स को आप देखोगे तो हैलोफाइल्स ये हैं फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब्स। मतलब क्या है फैकल्टेटिव एनारोब्स का, ये स्ट्रिक्टली एनारोब्स नहीं है। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या है कि ये मेनली क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। अब देखो, जो नाम इनका लिखा गया है हैलोफाइल्स, ये किस बेसिस पे लिखा गया है, ये लिखा गया है इस बेसिस पे कि ये मोस्टली कहां प्रेजेंट होंगे, रिपोर्टेड इन extreme saline habitats, reported in extreme saline habitats। ये सेलाइन हैबिटेट्स में प्रेजेंट करेंगे, जैसे आप कोई सॉल्ट लेक्स कह सकते हैं। ठीक।
जहां पे कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज्यादा है। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हेलोफाइल से जो पूछा जाता है कि इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होगा जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैक्टीरियोरोडोप्सिन। इनके अंदर एक पिगमेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनके अंदर एक पिगमेंट है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। बैक्टीरियोरोडोप्सिन। और ये जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट है, ये क्या करेगा, ये जैसे जो हमारे आईज के, जो आईज में एक पिगमेंट होता है ना, आईज के अंदर पिगमेंट होता है, क्या नाम है उसका बेटा, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, उनके सिमिलर होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। और बैक्टीरियोरोडोप्सिन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हैं। दे यूज सोलर एनर्जी। अब देखना, याद क्या रखना है, जनरली हम सोलर एनर्जी की जब भी बात करते हैं, हम ऑटोट्रॉफिक नेचर वाले फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं कि ये सोलर एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि दिस पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोप्सिन यूज सोलर एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, नॉट फॉर फूड। ये इंपॉर्टेंट है, they use solar energy for ATP, ATP सिंथेसिस करने के लिए या ATP प्रोड्यूस करने के लिए ये सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। नॉर्मली आप देखोगे तो सोलर एनर्जी की हम बात ऑटोट्रॉफिक के केस में करते हैं, लेकिन हेलोफाइल्स को आप कहोगे कि ये होंगे हेट्रोट्रॉफिक नेचर के। सोलर एनर्जी को ये यूज तो करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, एटीपी प्रोडक्शन के लिए करते हैं सोलर एनर्जी का यूज। बाकी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। इनके एग्जाम्पल को अगर आप देखो तो यहां पर हम पढ़ते हैं हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस को। हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। हेलोकोकस, ठीक। तो हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस इनके एग्जाम्पल हैं। तीन बातें जो आपको नहीं भूलनी है यहाँ पे, जिनसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, कि हेलोफाइल्स आर बेसिकली फैकल्टेटिव एनारोब्स, दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर and present in saline habitats like salt lakes, and they have a specific pigment called as bacteriorhodopsin, which is similar to our eyes. And this bacteriorhodopsin play an important role in utilization of solar energy and in the synthesis of ATP। ATP के सिंथेसिस के लिए ये सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, हेलोबैक्टीरियम या हेलोकोकस, ये इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स को, थर्मो एसिडोफाइल्स देखो, थर्मो एसिडोफाइल से मतलब क्या है कि ये टॉलरेट करेंगे, टॉलरेट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, जैसे आप हॉट स्प्रिंग्स की बात करते हैं जहां 100 डिग्री तक टेम्परेचर होगा, तो टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो पीएच, एज वेल एज लो पीएच। लो पीएच से हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन या एक्सट्रीम एसिडिक इन्वायरमेंट। तो चाहे हम हाई टेम्परेचर की बात करें या एक्सट्रीम एसिडिक इन्वायरमेंट की बात करें, दोनों ही केसेस में इनके
सर्वाइवल को देखा गया है। एंड इसके अंदर आप देखोगे कि ये करते क्या हैं, तो दे ऑक्सीडाइज सल्फर into sulfuric acid, H2SO4, sulfuric acid, and under aerobic condition के अंदर, ठीक। एंड ये वहां से ऑर्गेनिक फूड फॉर्म करते हैं, वहां से ऑर्गेनिक फूड को फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे आपने देखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को ये फॉर्म करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। बात क्लियर है? थर्मो एसिडोफाइल्स के अंदर इनके एग्जाम्पल को हम देखें तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं थर्मोप्लाज्म, थर्मोप्रोटियस को, ठीक है बेटा। ये दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पढ़े, थर्मोप्लाज्म और थर्मोप्रोटियस को। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जहां पे आप टेम्परेचर देखोगे 80 डिग्री के आसपास या 100 डिग्री के आसपास भी हो सकता है। और पीएच आप देखते हो कि पीएच स्केल में जब भी हम 7 से नीचे जाते हैं, हम एसिडिक कंडीशंस की बात करते हैं। तो लो पीएच यानी लगभग ये 2 तक भी सरवाइव कर जाते हैं। ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस ये कैसे करते हैं, जब ऑक्सीडेशन करेंगे सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वहां से एरोबिक कंडीशंस के अंदर ये एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, जिसका यूटिलाइजेशन ये ऑर्गेनिक फूड को बनाने में करेंगे। तो ये मेनली क्या हुए बेटा, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक नेचर के हुए, कीमो ऑटोट्रॉफिक नेचर के, कीमो ऑटोट्रॉफिक नेचर के हुए। ये सारी बातें हमने यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया के केस में आपसे डिस्कस करी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यू बैक्टीरिया को। यू बैक्टीरिया जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को तो हमने क्या बोला था, ये एंशिएंट हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हैं। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है, जिनके अंदर हम डिस्कस करते हैं मोस्टली बैक्टीरिया को, जिसमें साइनो बैक्टीरिया पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है, इसको डिटेल में पढ़ना है। साइनो बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा या आप क्लेमाइडियस की बात करें या एक्टिनोमाइसिटीज की बात करें, इन सब के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैसे हैं बेटा, ये सारे के सारे यू बैक्टीरिया हैं, जहां पर आप इनकी सेल वॉल, इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब डिफरेंट होगा आर्की बैक्टीरिया से। बात समझ में आ गई? अब देखो यू बैक्टीरिया के केस में सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। साइनोबैक्टीरिया, मेनली साइनोबैक्टीरिया ही एक ऐसा बैक्टीरिया है, क्योंकि अभी जब हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था तो वहां पे हमने एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करी थी,
जहां पे ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा इसके फोटोसिंथेसिस में। मतलब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हमने बोला है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, लेकिन केवल साइनोबैक्टीरिया ही एक ऐसे हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की। ठीक। एंड साइनोबैक्टीरिया को आप देखोगे तो ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। एंड एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि सबसे ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म इस पूरे नेचर में कोई अगर है तो वो साइनोबैक्टीरिया है। मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, ये साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको प्लेस किया गया है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के अंदर। प्लेस्ड इन मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के अंदर इनको प्लेस किया गया है। एंड ये अगर हम इनके हैबिटेट को देखें तो मोस्टली कहाँ होंगे, मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स and also reported and also reported in marine habitat। मेराइन हैबिटेट में भी इनको रिपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस कर लेते हैं। जो रेड कलर है रेड सी का, द रेड कलर ऑफ रेड सी, ये किसकी वजह से है? तो ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ये साइनोबैक्टीरिया है जिसकी वजह से रेड कलर होगा रेड सी का। ठीक। और लगभग इसमें जितने भी आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले ग्रुप देखते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो लगभग ये सभी ग्रुप के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे साइनेली से पूछा गया है, दोनों बातें याद रखना। देखो, पहली बात क्या याद रखनी है कि दे आर द, सर एक बार पहले वाला पेज दिखा दो। हाँ जी बेटा, ये है बेटा, इसको जरूर याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं जिनके आने की पूरी प्रबल संभावना होती है। फिर से सुन लो सारी बातें। साइनोबैक्टीरिया में हम ऑक्सीजेनिक कहते हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। They are the most self-dependent organisms and placed in Mixophyceae and Cyanophyceae, mostly found in freshwater forms and also reported in marine habitats. इसीलिए ये रेड कलर जो देख रहे हो रेड सी का, दैट इज ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज दे आर द only organism, they are the only organism which occurs in symbiotic association
symbiotic association in almost every group। देखो वही बात है, जो सबसे ज्यादा काबिल लोग होते हैं उनकी जरूरत सभी को होती है। तो मैंने पहले ही बोला कि दे आर द मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक, जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, और आगे आप देखोगे कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लगभग सभी को इनकी जरूरत है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं सभी के साथ, ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि साइनेली क्या है। तो साइनेली के लिए हम कहते हैं when cyanobacteria are endozoically present in प्रोटोजोअन, इसको हम कहते हैं साइनेली। जब ये प्रोटोजोअन के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं इंडोजोइकली उनके अंदर, तो इसको हम साइनेली कहते हैं। बात समझ में आ गई। एंड साइनोबैक्टीरिया से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि साइनोबैक्टीरिया लैक्स फ्लैजिला थ्रू आउट देयर लाइफ। दे lack flagella throughout their life। पूरे जीवन काल में इनमें फ्लैजिला नहीं होगा। एंड इनके फॉर्म्स को अगर हम देखें तो ये मेनली फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस का मतलब, इनका स्ट्रक्चर अभी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फिलामेंटस फॉर्म का मतलब क्या है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि जो इनके फिलामेंटस फॉर्म्स हैं कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेलुलोजिक स्ट्रक्चर। ठीक, जैसे इसमें ट्राइकोम्स कहते हैं जो म्यूसिलेजिनस सीट से सराउंड होगा। देखो इनका स्ट्रक्चर, फिलामेंटस फॉर्म का मतलब है बेटा ये कुछ इस तरह से। ये म्यूसिलेजिनस सीट है, और यहां से एक क्वेश्चन हेटेरोसिस्ट से पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम म्यूसिलेजिनस सीट कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन हेटेरोसिस्ट से क्या पूछा गया है कि हेटेरोसिस्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके अंदर। तो हेटेरोसिस्ट बेसिकली इन्वॉल्व होता है इनके नाइट्रोजन फिक्सेशन में। हेटेरोसिस्ट प्ले एन important role in nitrogen fixation. Heterocysts play an important role in nitrogen fixation के अंदर ये important role play करते हैं। एंड यहाँ पे फिर से आप याद रखना कि heterocyst lacks PS2 activities। अब ये PS1 PS2 ये सारी एक्टिविटीज आपने देखा है। एंड CO2 फिक्सेशन इज डन बाय वेजिटेटिव सेल्स। बाकी जो ये वेजिटेटिव सेल्स हैं यहां से CO2 फिक्सेशन होगा। CO2 फिक्सेशन occurs in वेजिटेटिव सेल्स। PS1 होगा इनके अंदर
लेकिन PS2 एब्सेंट होगा। फोटो सिस्टम है बेसिकली। हेट्रोसिस्ट के अंदर आप देखोगे कि PS1 रिमेन्स एक्टिव। लिख दे रहा हूं, भूले नहीं आपको। PS1 remain active